मैं चलूंगा धीरेन्द्र जी के पास कि जीतन राम मांझी वो हैं जो जब विधानसभा में नीतीश कुमार ने जब सेक्स पे बयान दिया था कि कैसे सेक्स होना चाहिए, और उसके बाद उनको मानसिक रूप से उनके मानसिक स्थिति पर सवाल उठाया था। एक जीतन राम मांझी ये हैं जो बुर्का हटाने को सही ठहरा रहे हैं कि पिता की उम्र के हैं, उसमें कोई गलत नहीं किया है, डॉक्टर बेटी है, पढ़ रही है, उसका चेहरा दिखाना चाहिए, ये सवाल। आप जो जिस जीतन राम मांझी पर बात करना चाह रहे हैं, जीतन राम मांझी के पूरे बयान और पूरी राजनीति के कई आयाम। जैसे जीतन राम मांझी ने 14 तारीख को 12 चट्टी में बोल दिया कि भाई हमसे कहे होते हम डीएम से बात करके आपको जितवा देते, पिछली बार भी ऐसा किए थे। देखिए, जीतन राम मांझी उस पीढ़ी के नेता हैं जो इस डिजिटल युग के साथ कदम ताल नहीं कर पा रहे हैं। उनको इस बात की समझ नहीं है कि जो हम बोल रहे हैं वो कहां तक जा सकता है। आज हर हाथ में मोबाइल है और हर मोबाइल वाला व्यक्ति, बड़ा या छोटा पत्रकार है, हर मोबाइल वाला व्यक्ति एक रिपोर्टर की भूमिका में है, क्योंकि वो एक जगह की रिपोर्ट दूसरी जगह पास कर रहा है। जीतन राम मांझी इस तकनीक के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब आ जाइए, कल बीते रविवार को जो गया टाउन हॉल में उन्होंने कहा कि भाई राज्यसभा सीट हमको नहीं मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा है, अपने बेटे को वो ललकार रहे थे। यहां पर जीतन राम मांझी एक पॉलिटिशियन की हैसियत में है, जो यहां पर वो बार्गेनिंग करना चाहते हैं। जीतन राम मांझी को बखूबी इस बात की जानकारी है कि जब तक चिराग पासवान का कद बड़ा बना रहेगा तब तक मेरा तो नहीं, उनकी तो उम्र बहुत चली। जिस उम्र में नीतीश कुमार है उसी उम्र में जीतन राम मांझी भी है। मेरे बेटे का कद आगे नहीं बढ़ सकता है, लिहाजा वो बेटे को ललकारते हुए कह रहे हैं कि पाने से ज्यादा, उनके बयान को ध्यान दीजिएगा, पाने से ज्यादा वो ललकार रहे हैं इस बात के लिए कि आप बोलिए, आप बोलते नहीं हैं। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आपकी बात को सुनी नहीं जाएगी। और बोलना क्या है, तो वो तर्क बता रहे हैं कि देखिए एवरेज 99,000 से के आसपास वोट बीजेपी को, 101 सीटें बीजेपी लड़ी है, वहां बीजेपी को एवरेज 99,000 के आसपास वोट मिला है। एनडीए में 99,000 के बाद 97,000 वोट के साथ जीतन राम मांझी की पार्टी हम ही है, हमारा स्ट्राइक रेट बेहतर है, हम लॉयल ज्यादा हैं। लिहाजा आप बात कीजिएगा तब आपको चीजें प्राप्त होंगी। एक बात और समझना जी, जीतन राम मांझी और एनडीए, इसमें दलित नेतृत्व को लेकर निश्चित तौर पर एक आंतरिक कंपटीशन चल रहा है। जो इससे सहमत नहीं है उनकी बात मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन प्रवीण बागी जी ने भी बोला, दीपक कोषगवे जी ने भी बोला, ये एक आंतरिक कंपटीशन है कि दलितों का बड़ा नेता कौन। अब दो बातें हैं, जीतन राम मांझी को खड़ा करने वाला व्यक्ति कौन? नीतीश कुमार। जीतन राम मांझी जिस जमायत में रह गए, दलित और महादलित की जिस लड़ाई में जीतन राम मांझी जहां पर खड़े हैं वो महादलित है, और उस दलित महादलित की राजनीति किसने किया? नीतीश कुमार ने किया। लेकिन जीतन राम मांझी जिस बड़े पार्टी की उंगली को पकड़कर राजनीति में पिछले 10 साल से चल रहे हैं वो बीजेपी। ये एक जीतन राम मांझी के पूरे पॉलिटिकल बिहेवियर में कंट्राडिक्शन दिखता है कि जीतन राम मांझी का कद विधायक मंत्री से आगे छलांग लगाकर मुख्यमंत्री का कद बनाया नीतीश कुमार ने। जीतन राम मांझी की जाति को महादलित में रखा नीतीश कुमार ने, और जीतन राम मांझी उंगली पकड़कर राजनीति कर रहे हैं 2014 से बीजेपी की, खासकर 2015 से बात करें तो। अब जीतन राम मांझी को ऐसा लग रहा है कि बीजेपी मेरे मुकाबले चिराग पासवान को ज्यादा तवज्जो दे रही है। लिहाजा जीतन राम मांझी एक तरीके से धमकी देते हुए या डर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर जो मेरी बात नहीं सुनी जाएगी तब हम स्विच कर सकते हैं। इसके पीछे की भी एक वजह समझिए, ये जो 2-2 और 1 का जो राज्यसभा में बंटवारा होना, जिसका अघोषित रूप से जो बातें कही गई हैं कि 2 सीट ये ले रहे हैं, 2 सीट ये ले रहे हैं और 1 सीट चिराग पासवान को चला जाएगा, उसमें एक रे ऑफ होप जीतन राम मांझी को दिख रहा है। रे ऑफ होप ये दिख रहा है कि कहीं भी ये लिखित प्रावधान नहीं है, ना ही बीजेपी का ये पॉलिटिकल ट्रेंड है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होगा ही होगा। नितिन गडकरी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए थे और वो दिल्ली के किसी भी हाउस के सदस्य नहीं थे। लिहाजा एक चांस बनता हुआ दिख रहा है कि अगर जो प्रेशर रेज किया जाए, अगर प्रेशर बढ़ाया जाए, तो जिस सीट के बारे में कहा जा रहा है कि जिस सीट पर नितिन नवीन चले जाएंगे, उस सीट को अपने कब्जे में लिया जा सकता है। एक बात
दूसरी बात है कि अगर वो सीट अपने कब्जे में नहीं आती है, मान लीजिए जैसे जैसे बंटवारा का जो र्यूमर चल रहा है, जो गॉसिप है, वही गॉसिप मैटेरियलाइज होता है, तो जीतन राम मांझी का दूसरा सेकंड लाइन भी तैयार है। राज्यसभा की मांगे करेंगे, राज्यसभा में अगर जो हमको हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, तो विधान परिषद के समय मेरी दावेदारी ज्यादा ठोस रहेगी, ज्यादा मजबूत रहेगी। आप ध्यान दीजिएगा कि जिस समय लोकसभा सीट का बंटवारा चल रहा था एनडीए में, उस समय से ये चर्चा तेज थी कि जीतन राम मांझी की पार्टी को बीजेपी राज्यसभा में सीट देगी। यही चर्चा विधानसभा के समय भी चल रही थी। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जीतन राम मांझी की पार्टी के एक बड़े नेता से हमारी बात हुई थी जब ये 6 सीट पर कॉम्प्रोमाइज कर लिए थे। मैंने कहा कि आप 6 सीट पर क्यों कॉम्प्रोमाइज किया, आपको तो 10 से ज्यादा सीट देने की बात हो गई थी। कहा गया कि धैर्य रखिए, आपको एडजस्ट करेंगे, और नहीं तो दरवाजा में ताला नहीं लगा है, आप निकल सकते हैं। इस कंडीशन में जब जीतन राम मांझी की पार्टी ने धैर्य का परिचय दिया, तो आज जीतन राम मांझी उन्हीं धैर्य का हवाला दे रहे हैं। वो जो इशारे में बात कर रहे हैं, वो दो चीजें हैं। एक तो बीजेपी को वो इशारा कर रहे हैं कि भाई आपने जो कमिटमेंट किया था लोकसभा के समय से, मेरा कमिटमेंट बचा हुआ है, नहीं तो उनके पास विकल्प बचा हुआ है इसी एनडीए में कि जिस नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को मंत्री से उठाकर मुख्यमंत्री बना दिया, उस नीतीश कुमार के भी शरण में जा सकते हैं। क्योंकि बिहार में एनडीए की इंटरनल पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार और चिराग पासवान कभी भी एक ताल पर नहीं बैठ सकते हैं। उसी तरीके से बिहार में बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी एक ताल पर नहीं बैठ सकते हैं। जबकि मैं आपको याद दिला दूं कि विधानसभा चुनाव के पहले, चुनाव के दरमियान की बात नहीं कर रहा हूं, विधानसभा चुनाव के पहले एक सभा में जीतन राम मांझी चिराग पासवान को दलितों का नेता बोल चुके थे कि ये हमारे दलित समाज के बड़े नेता हैं। बावजूद इसके बोलने का कोई मतलब नहीं है। उनको भी पता है कि जब तक चिराग पासवान का कद बड़ा रहेगा, तब तक मेरे बेटे का कद ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता है। लेकिन इन टोटलिटी जो लास्ट संडे 21 तारीख को वो गया में जो बोल रहे हैं, वो एक तरीके से संतोष सोहन को वो पॉलिटिकल ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कम से कम अपनी चीजों के लिए मुखर होना सीखिए और बोलना सीखिए। जब तक बोलिएगा नहीं, तब तक मिलेगा नहीं। ठीक, आपके सवाल से मैं दीपक कोचगोए जी को कनेक्ट करना चाहूंगा। दीपक सर, आवाज आ रही है? इस सवाल इन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया उससे मैं कनेक्ट करते हुए मैं ये जानना चाहूंगा कि आखिर में इतने बड़े कद के नेता हैं, कुछ भी हो, हम मजाक में या कोई इंसान अगर कुछ भी कर दे, लेकिन इन बयानों के कुछ तो मायने होंगे। कहाँ से उम्मीद की किरण दिखती है? क्या समीकरण बन सकते हैं जिसके आधार पे ऐसे बयान दे रहे हैं कि हमको एक सीट चाहिए और हमको एक सीट मिलनी चाहिए? क्या वाकई में ऐसा है कि इस तरीके से दो ऑप्शन पे जीतन राम मांझी सोच रहे हैं? पहला ऑप्शन ये कि बीजेपी हमारी मांगों को आखिरकार कब तक इग्नोर करेगी, ये मानेगी, या उधर से वादा भी दिया गया होगा। दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि नीतीश कुमार से ऐसी कुछ बातें चल रही हो कि अगर ये नहीं तो फिर ये सही। देखिए, अभी जो बातें आप लोग के दिमाग में चल रही है और लोगों के अल्टरनेटिव की तो कोई बात नहीं। अब आज की तारीख में बहुमत 202 का है, और अगर मान लिया कि जीतन राम मांझी हटते हैं तो उनकी संख्या 194 या 195 भी रहेगी। ये अभी ऐसा कोई मसला नहीं है जो लगता है कि कोई समीकरण बनेगा। समीकरण बन सकता है विपक्ष का जो 25 सीट और 35 सीट है, वो क्या करेगा राज्यसभा के चुनाव में, वो तेजस्वी यादव के आने के बाद पता चलेगा कि वही एक रोचकता है इसमें, और बाकी कोई रोचकता नहीं। देखिए, संक्रांत के बाद बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, और इस विस्तार के पहले जीतन राम मांझी का ये तरह का बयान और ये प्रेशर पॉलिटिक्स आ रहा है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वहां भी एक इशारा है कि क्या उन्हें एक और मंत्री बनना चाहिए, या जो भी प्रेशर, ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, इसमें कोई कॉम्बिनेशन की बात नहीं है। एनडीए बहुत बहुमत से जीती हुई है, और बीजेपी और नीतीश कुमार दोनों फिलहाल अलग होने की संभावना उन दोनों की नहीं है।